हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं एंसेंट हिस्ट्री से काफ़ी महत्वपूर्ण एवं रोचक विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज जो हमारे अध्ययन का विषय है वो है भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इतिहास अर्थात अतीत का अध्ययन, तो अतीत के अध्ययन के लिए हमारे पास 3 महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं और हम उन स्रोतों के माध्यम से इतिहास को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इतिहास अध्ययन के जो स्रोत हैं वो मूल रूप से 3 भागों में बटे हुए हैं। एक है पुरातात्विक स्रोत जिसे हम आर्कियोलॉजिकल सोर्स भी कहते हैं, दूसरा है साहित्यिक स्रोत जिसे हम लिटरेरी सोर्सेस भी कहते हैं, और तीसरा है विदेशियों के वृत्तांत जिसे हम फॉरेनर्स अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम इन तीनों स्रोतों के बारे में समझेंगे। तो जैसा कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज अर्थात पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत बताया गया है, सबसे पहले अभिलेख। अभिलेख जिसे हम कोई उस काल प्राचीन समय का कुछ लिखा हुआ स्क्रिप्ट को हम अभिलेख कहते हैं। ये कई रूपों में हो सकता है। गुहा लेख, गुहा अर्थात गुफाओं में लिखे गए लेख। शिलालेख अर्थात बड़े बड़े शिला या चट्टानों पर लिखे गए लेख को हम शिलालेख कहते हैं। स्तंभ लेख यानी पाषाण खंड के जो टुकड़े होते हैं उनको स्तंभ के रूप में अगर उन पर कुछ अंकित है तो उसे हम स्तंभ लेख कहते हैं। और ताम्रपत्र अभिलेख अर्थात ताम्रपत्रों पर लिखे गए लेखों को हम ताम्रपत्र लेख कहते हैं। इन अभिलेखों के अंतर्गत हमें बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं, जैसे अशोक के कलिंग अभिलेख, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। इसके साथ साथ हम देख सकते हैं भीतरी ये स्कंदगुप्त का भीतरी जूनागढ़ अभिलेख। इस तरह के बहुत सारे अभिलेखों के प्रमाण हैं। दूसरा है हमारा स्मारक। स्मारक का अर्थ होता है मॉन्यूमेंट्स, जिसको हम लोग कोई भवन या कुछ वैसा खुदाई में मिलता है उसे हम स्मारक कहते हैं। उसमें हमें भवन, मंदिर, विहार, स्तूप और मूर्तियां इस कैटेगरी में आ सकती हैं। तीसरा है अवशेष। अवशेष के अंतर्गत अगर हम खुदाई में कुछ चीजें प्राप्त होती हैं वो हम अवशेषों की कैटेगरी में रखते हैं। इसमें बर्तन हो गए, हथियार हो गए, बटखरे हो गए, खिलौने, ये सभी चीजें अवशेष के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद हमारा अगला जो है पुरातात्विक स्रोत वो है मुद्राएं। तो मुद्राओं के विषय में आपको पता है, मुद्रा जो होती है किसी भी इतिहास के अध्ययन की सबसे महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती है, क्योंकि मुद्राओं पर काल, उनका धर्म, उनके चिन्ह, इन सब चीजों की अंकित होते हैं। तो उस काल में हमें अनेक प्रकार के स्वर्ण, रजत या ताम्र सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, जिससे किसी काल के अतीत की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद चित्रकला देख सकते हैं। चित्रकला अर्थात कि कहीं पर अगर कोई चित्र अंकित है, चाहे वो गुफाओं में हो, चाहे वो कहीं भी स्तंभों में हो, वो सभी चित्रकला के अंतर्गत आते हैं। जैसे अजंता और एलोरा की जो चित्रकला है वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध मानी जाती है। इसके अलावा मोहरें भी हमें काफ़ी खुदाई में मिलती है, जो इतिहास अध्ययन में काफ़ी सहायक होती हैं। अगर हम मोहरों की बात करें तो हमें कई मोहरें प्राप्त हुई हैं जिनसे हम इतिहास का क्रमिक रूप से अध्ययन कर सकते हैं। अगर हम सिंधु घाटी की बात करें तो सिंधु घाटी में लगभग हमें वहाँ से 500 से ज़्यादा मोहरें प्राप्त हुई। तो ये इस प्रकार से हमने पुरातात्विक अर्थात आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को देखा। अब हम देखेंगे साहित्यिक स्रोत जिसे हम लिटरेरी सोर्सेस भी कहते हैं। तो लिटरेरी सोर्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं धार्मिक, जिसे हम रिलीजियस लिटरेचर कह सकते हैं, और एक होते हैं धर्मेत्तर। धर्मेत्तर का तात्पर्य होता है जो धर्म से अलग लिखे गए होते हैं, उन्हें धर्मेत्तर साहित्य की संज्ञा दी जाती है। तो धार्मिक साहित्य की बात करें तो हिंदू धर्म ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ। ठीक है, तो हिंदू ग्रंथ के अंतर्गत वेद हो गए, पुराण हो गए, वेदांग हो गए, रामायण हो गए, महाभारत, अरण्यक, पुराण, ये सभी जो है हिंदू धर्म ग्रंथ के अंतर्गत एक धार्मिक साहित्य के पार्ट होते हैं। दूसरा है बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ के अंतर्गत हमें अंग, त्रिपिटक, महावंश, दीपवंश, ये सब जो साहित्य है ये बौद्ध ग्रंथों से संबंधित साहित्य है। तीसरा है जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथ के अंतर्गत आगम, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, परिशिष्ट पर्व, आचरण सूत्र, ये सभी जैन ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो हमें
हमने साहित्यिक यानी लिटरेरी में रिलीजियस साहित्य देखे, जिसमें हिंदू, बौद्ध और जैन ग्रंथों को देखा। अब हम धर्मेतर साहित्य की ओर चलेंगे। जो धर्म से अलग साहित्य की जो रचना होती है वो धर्मेतर साहित्य कहलाते हैं। इसके अंतर्गत भी अनेक इसकी भाग हैं। एक है राजनीतिक, दूसरा है व्याकरण, तीसरा है ऐतिहासिक। तो राजनीतिक धर्मेतर साहित्य के अंतर्गत जो राजनीतिक साहित्य है वो है कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र। आप लोगों ने कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र देखा है, वो एक प्रकार से राजनीतिक साहित्य धर्मेतर साहित्य है। दूसरा व्याकरण से संबंधित साहित्य की बात करें तो कामंदक कृत नीतिशास्त्र, जो नीतिशास्त्र जिसको कामंदक ने लिखा है वो व्याकरण से संबंधित साहित्य है। दूसरा पाणिनिकृत अष्टाध्यायी और तीसरा पतंजलि कृत महाभाष्य। ये सब व्याकरण से संबंधित साहित्य होते हैं। तीसरा है ऐतिहासिक साहित्य धर्मेतर साहित्य। ऐतिहासिक धर्मेतर साहित्य जिसमें इतिहास की रचना की गई है, किसी कहानी का वर्णन है या कथा का वर्णन है। इसके अंतर्गत गार्गीकृत गार्गी संहिता, कलहनकृत राजतरंगिणी, वानभट्टकृत हर्षचरित्र और विशाखा दत्त कृत मुद्रा राक्षस, ये सारी चीजें जो हैं ऐतिहासिक साहित्य के अंतर्गत आती हैं। अब हमने पुरातात्विक देख लिया, साहित्यिक देख लिया। अब हम विदेशियों के वृत्तांत को देखेंगे, जिसे हम ट्रैवलर्स अकाउंट भी कहते हैं। तो विदेशी जो भारतवर्ष में आए और उन्होंने अपने अनुभवों को अपने वृत्तांतों के माध्यम से लिखा और बाद में यही वृत्तांत जो है ये भारतीय इतिहास के अध्ययन में उपयोगी सामग्री साबित हुए। तो इसमें कई प्रकार के विदेशी आए, जैसे यूनानी आए, चीनी आए, तिब्बती आए, मुस्लिम आए। तो यूनानियों में हेरोडोटस भारत तो नहीं आया, लेकिन उसकी रचना में भारत फारस युद्धों का वर्णन है, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। उसी तरह से मेगास्थनीज जिसने इंडिका की रचना की, जो मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी देता है। इसके अलावा टीसीएस भी एक यूनानी इतिहासकार थे जो भारत आए थे। ठीक है। अब अगर हम चीनी इतिहासकार या विदेशी की बात करें तो सुमाशील, फाहियान और हिंसान, भारत में उनका आगमन हुआ और उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों के माध्यम से हमें कई प्रकार की उस दौर की जानकारियां प्राप्त होती हैं। तिब्बती यात्रियों में लामा तारानाथ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं और मुस्लिम में तो बहुत सारे हुए, जैसे अल-बुरुनी जिनकी किताब-उल हिंद है ना, काफी महत्वपूर्ण रचना है। फिर सुलेमान, अल-मसूदी, अल-मिलादुरी। इस प्रकार से आप इन सभी को इलॉबरेट करके अच्छे से अपने नोट्स में भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इतिहास अध्ययन के जो स्रोत हैं वो बिखरे पड़े हुए हैं और एक पाठक या विद्यार्थी का ये उद्देश्य होता है कि वह इन पाठ्य सामग्रियों को कलेक्ट करे। इसके लिए उसे 3 माध्यमों का सहारा लेना पड़ता है। एक है पुरातात्विक साहित्य स्रोतों के माध्यम से, दूसरा हो गया धार्मिक या धर्मेतर साहित्य के माध्यम से, साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से, और तीसरा होता है विदेशी यात्रियों के वृत्तांत के माध्यम से। इन तीनों माध्यमों को अगर हम अच्छे से विवेकपूर्ण ढंग से इनका अध्ययन करें और उसको अपनी रचना में उतारें तो हम एक अच्छी इतिहास की मतलब कल्पना या फिर उसकी रचना कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आज हमारा विषय आपको अवश्य समझ में आया होगा और अधिक वीडियोस के लिए और अधिक इतिहास से संबंधित जानकारियों के साथ मैं फिर से हाजिर होऊंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।